5वें नंबर के चैप्टर में पहुंचते हैं जिसका नाम है गुल्म चिकित्सा। गुल्म चिकित्सा में जो हमें सबसे पहली बात याद होना चाहिए वो याद होना चाहिए कि ग्रंथि, गुल्म कहते किसको है, ठीक है ना। तो इसमें आता है ग्रंथि रूपेण अवस्थानात गुल्मा गुल्म संज्ञा। कह रहे हैं कि जब उदर रोग में ग्रंथि के स्वरूप में, है ना, उदर रोग के किसी पर्टिकुलर स्थान पर ग्रंथि के रूप में कोई गुल्म बनता है, गुल्म मतलब कोई गोला बनता है, तो उसको हम लोग गुल्म की संज्ञा देते हैं, ठीक है, उसको गुल्म की संज्ञा देते हैं। 5 प्रकार के गुल्म हम लोगों ने पढ़े हैं। जब हम लोगों ने गोविंद पारी का 80 पेज पढ़ा था तब भी हमने आपको बताया था कि 5 प्रकार के गुल्म होते हैं। कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज एवं रक्तज। सन्निपातज गुल्म को नीचे गुल्म भी कहते हैं। ये बॉक्स में बंद करके हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट प्रश्न आता है, आपको दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से सन्निपातज गुल्म किसे कहते हैं, है ना, नीचे गुल्म को कहते हैं, ये याद रखना। सन्निपातज गुल्म को नीचे गुल्म कहते हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है इसमें से वो ये है, एक प्रश्न आपको दे देगा जो फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। एक प्रश्न आपके सामने आएगा नजरों में और वो ये आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुल्म महास्रोतस के आश्रित होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, अब तक हो सकता है आपको मिल भी गया हो, नहीं मिला तो हो सकता है भविष्य में मिले, लेकिन ये याद रखना कि कौन सा गुल्म महास्रोतस के आश्रित होता है। तो केवल और केवल वातज गुल्म जो होता है, हाईलाइट करना, केवल वातज गुल्म महास्रोतस के आश्रित होता है। ये डायरेक्ट प्रश्न देगा और आपको आंसर लगाना होगा वातज में, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि वातज गुल्म ही केवल महास्रोतस के आश्रित होता है। गुल्म रोग, ये जो गुल्म रोग होते हैं एक्चुअली में ये दोषों के प्रकृति समसंवेद से होते हैं, है ना, प्रकृति समसंवेद। वात का वात से होगा, कफ से होगा, रक्त का रक्त से हो जाएगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो सन्निपातज कह सकते हैं नीचे गुल्म, है ना, सन्निपातज गुल्म, ये जो सन्निपातज गुल्म है, सन्निपातज गुल्म दोषों के विकृति विषम संवेद होने से होता है। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना, सन्निपातज गुल्म दोषों के विकृति विषम संवेद होने से होता है। आप ये लाइन याद रखना। बाकी के गुल्म प्रकृति समसंवेद से होते हैं, लेकिन जो नीचे गुल्म होता है वो विकृति विषम संवेद से होता है। एक लाइन आती है यहां पर गुल्म के स्थानों के बारे में। गुल्म के स्थान 5, टोटल 5 स्थान होते हैं और गुल्म के बारे में कहा जाता है पंचात्मकस्य प्रभुवम। पंचात्मकस्य प्रभुवम, इसका मतलब क्या है? तो कहते हैं 5 तरीके से ये प्रभव होता है, उत्पन्न होता है। कौन कौन से? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, वात से, पित्त से, कफ से और सन्निपात से और रक्त से। तो 5 प्रकार के दोषों से उत्पन्न होने वाला गुल्म कौन सा? तो इसलिए लाइन आती है पंचात्मकस्य प्रभुवम। ये लाइन आपको डायरेक्ट देगा और कहेगा किसके संदर्भ में बोला गया है। तो ये किसके संदर्भ में अभी हमने पढ़ा? गुल्म के संदर्भ में। तो ये लाइन आपको देख करके पूछेगा किसके संदर्भ में बोला गया है। और एक लाइन आती है पंचात्मकस्य प्रभुवम, इसके आगे की जो लाइन होती है वो होती है स्थानानि पंचचा। स्थानानि पंचचा। तो 5 दोषों से उत्पन्न होने वाला और इसके स्थान भी कितने? 5 हैं। कौन कौन से? तो बस्ती, नाभि, हृदय और दोनों पार्श्व। तो इसको हम लोग हृदय पार्श्व करके याद करते हैं, हृदय पार्श्व। ये लाइन हृदय पार्श्व, हृदय से हृदय, बा से यहां पे हो जाएगा बस्ती, ना से नाभि और पार्श्व से दोनों प्रकार के पार्श्व। तो हम लोग हृदय पार्श्व करके इसको आप याद करना। देन आगे यहां पर लाइन आती है, चरक ने, आचार्य चरक ने पित्तज गुल्म की आम, पच्यमान और पाक इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं 2 चीजें। एक तो चरक ने किस गुल्म की तीनों अवस्थाएं, आम, पच्यमान और पाक अवस्था बताया है और सुश्रुत ने किस चीज के बारे में बताया है। तो सुश्रुत का चरक में और चरक का सुश्रुत में याद आता है, इस वजह से इसको लिखना पड़ा यहां पर। और आगे लिखते हैं सुश्रुत ने जो सोफ होता है, सोफ, उसकी तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो याद रखना, चरक ने पित्तज गुल्म के तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन सुश्रुत ने सोफ के तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया है, ईडिमा के बारे में। अब चरक ने जो पित्तज गुल्म की अवस्थाओं का वर्णन किया है वो कौन कौन सी देखते हैं। सबसे पहले आता है अपक्व गुल्म, जो ऐसा गुल्म जो अभी अपक्व नहीं है। लिखते हैं गुरु होगा, कठिन होगा, उसका संस्थान, कठिन संस्थानों मतलब उसके आसपास का एरिया क्या होगा? कठिन होगा। गूढ़ मांस अंतर आश्रय, और मांस के अंतर के आश्रय में, गूढ़ मतलब बहुत बहुत भीतर की ओर वो गुल्म बना हुआ होगा। और लिखते हैं अविवर्ण, किसी प्रकार का वर्ण वहां पे आसपास का
विवर्ण नहीं होगा, मतलब रक्त जो उसके आसपास का जो कलर है, कलर वहां से परिवर्तित नहीं होगा। ये हम लोग पढ़ते हैं अपक्व गुल्म के बारे में। देन आता है पच्यमान गुल्म। पच्यमान गुल्म के संदर्भ में आता है कि जब गुल्म पक रहा है, मतलब पच्यमान मतलब गुल्म पक रहा है या उस कंडीशन में है, तो लिखते हैं वो व्यक्ति को होगा दाह, स्थूल, अरति, है ना, और संक्षोभ, क्षोभ होगा व्यक्ति को, स्वप्न, स्वप्न ना आश्रयति, स्वप्न ना आश्रयति, व्यक्ति सो नहीं पाएगा और व्यक्ति को क्या हो जाएगा, ज्वर, ज्वर उत्पन्न हो जाएगा। लिखते हैं विद्यमानम जानियाद गुल्मम तम उपनाहियेत। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि विद्वान व्यक्ति, विद्वान पुरुष ऐसा जान जाए कि जो गुल्म है, गुल्म में दाह हो रहा है, सूल हो रही है, अरति हो रही है, संक्षोभ हो रहा है, उसमें मतलब संक्षोभ का मतलब जैसे उसको हमने दबाया तो उसके आसपास का एरिया वहां पे हिल रहा है, और स्वप्न ना आशरथी, स्वप्न भी उसको नहीं आ रहा, नींद भी नहीं आ रही उस व्यक्ति को, और ज्वर भी आ गया हो, तो समझना चाहिए कि वो जो गुल्म है, गुल्म पच्यमान अवस्था में है। और ये लाइन आपसे पूछता है कि तम उपनाहियेत, आपसे पूछेगा कि पच्यमान गुल्म की अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा करेंगे, तो आपको ये याद आना चाहिए तम उपनाहियेत, अर्थात पुल्टिस बांधेंगे उसमें। पुल्टिस बांधने की चिकित्सा वहां पर बताई गई है। पुल्टिस दरअसल करेगी क्या, जो पच्यमान गुल्म है, जो वहां पर दोष थोड़ा बहुत कम उत्पन्न है, उसको पचाने के लिए पुल्टिस बांधने पर वो वहां पर उनको एग्रावेट करने, वहां पे कैटलिस्ट का काम करेगी, और वहां पर जो गुल्म है वो जल्दी से पक जाएगा। फिर आगे लाइन आती है पक्व गुल्म के बारे में। ये जो पक्व गुल्म के लक्षण है उसमें लिखते हैं बहिस्तुंगे समुन्नते, वहां पर उसके बाहरी जो भाग होगा वो थोड़ा सा ऊपर उठाव वाला होगा, और संस्पर्शे बस्ती सन्निभय है, स्पर्श करने पर बस्ती, जैसे जल भरे हुए मशक के जैसे, जैसे जो बस्ती होती है बस्ती के जैसे उसको संस्पर्श करने में लगेगा। इस लाइन को आप हाईलाइट करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि संस्पर्शे बस्ती सन्निभय, इसके बारे में बोला गया, तो पक्व गुल्म के बारे में बोला गया है। और आगे आता है निष्पीड़िते न उन्नते, उसको अंगुली पर जब दबाएंगे, निष्पीड़ितो उन्नते, है ना, तो जब अंगुली से दबाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो वहां पर दब जाएगा, उसमें गड्ढा पड़ जाएगा। और आगे लिखते हैं स्तब्धे, निष्पीड़िते उन्नते स्तब्धे, स्तब्ध हो जाएगा, और उंगली से दबाने पर गड्ढा भी पड़ जाएगा, गड्ढा, और ये तुरंत क्या हो जाएगा, ये तुरंत ऊपर की ओर उठ भी जाएगा, है ना, शीघ्र भर भी जाएगा वो गड्ढा। निष्पीड़िते उन्नते का मतलब ये होता है कि दबाया, गड्ढा बन गया, और तुरंत फिर से उसी शेप में आ गया। तो ये लाइन होती है स्तब्ध व्यक्ति, उसको जकड़ाहट महसूस होगी। और लिखते हैं सुप्ते तत् पार्श्व पीड़िते, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कहने का मतलब ये कि व्यक्ति जिसको गुल्म है वो जिस तरफ करवट लेकर के सो जाएगा, मान लीजिए राइट की तरफ करवट लेकर के सो गया, तो उसको जो उसकी जकड़ाहट होगी वो राइट की तरफ की हो जाएगी। अगर वो लेफ्ट की तरफ सो गया तो उसको जो जकड़ाहट होगी वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। तो इस तरह से हमने याद किया पक्व गुल्म के बारे में, पक्व गुल्म के लक्षणों के बारे में। तो हमने देखा दो तीन चीजें, एक तो देखा संस्पर्श से बस्ती सन्निभय, दूसरा हमने देखा निपीड़ितो उन्नते स्तब्धे सुप्ते तत्पार्श्व पीड़िते। ये लाइन आप याद रखना, दो तीन बार देखेंगे आपके दिमाग में छप जाएगी कि आपने तीसरे नंबर पर पढ़ा था, और तीसरे नंबर पर कौन सा गुल्म था, तो पक्व गुल्म था। दिन आगे पक्व गुल्म की चिकित्सा सूत्र यहां पे आता है, पक्व गुल्म का चिकित्सा सूत्र हमने आपको बताया था गोविंद पारीख में, जब पढ़ रहे थे 80 पेज, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि आचार्य चरक ने कई जगह पर ऐसा बोला है। ये लाइन आपको मिली होगी, है ना, ये लाइन आई थी तत्र धर्मांतर तत्धर्मंत्रणियाणाम अधिकारा। ये जो क्रियाविद है ना, क्रियाविद हो, ये जो क्रिया है, ये जो चिकित्सा है, ये किसके अधीन है, ये धर्मंत्री संप्रदाय के लोगों के अधीन है। ये लाइन आपको हमने गोविंद पारीख के 80 पेज में पढ़ाया था, और वहीं पर बताया था कि एक सेम लाइन, ऐसी ही लाइन मिलता है चरक चिकित्सा सूत्र, चरक चिकित्सा में 26 नंबर चैप्टर में, जिसका नाम है त्रिमर्मी अध्याय। त्रिमर्मी अध्याय में एक लाइन मिलती है, और वो लाइन है पराधिकारे न विस्तरोक्ति। हमने 80 पेज में बताया था, आपको याद हो तो वहां पर यही बताया था कि ये जो दूसरी लाइन मिलती है वो नेत्र रोगों के प्रकरण में मिलती है, जहां पर आचार्य चरक ने कहा कि नेत्र रोग 4 और 96 प्रकार के होते हैं। अब 96 प्रकार के होते हैं, तो इसी 96 प्रकार के नामों का वर्णन उनको नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि पराधिकारे न विस्तरोक्ति। ये जो 96 प्रकार कह रहे हैं, जो मैंने बताया है, ये चूंकि दूसरे का अधिकार है, चालाक तंत्र वालों का है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं इसको 96 प्रकार के नेत्र रोगों का नाम बताऊं। तो बहुत सिंपल सी बात है, पक्व गुल्म की चिकित्सा में लाइन आती है तत्र धर्मंत्रिया नाम अधिकारः
क्रियाविधौ। ये जो क्रियाविध है, पक्व गुल्म की जो चिकित्सा का सिद्धांत है या जो उसकी चिकित्सा करना है, वो मेरे अधिकार का नहीं है, वो धन्वंतरी अधिकार का है, सर्जन के काम है वो। ठीक है। और सेम लाइन ऐसी ही जहां पर आचार्य चरक एक्सेप्ट करते हैं कि मेरा काम नहीं है, वो है चरक चिकित्सा 26 नेत्र रोग प्रकरण, जहां पर उन्होंने 4 और 96 प्रकार के नेत्र रोगों को बताया है और लाइन लिखी वहां पर आगे, पराधिकारे न विस्तरोक्ति, किसी के दूसरे अधिकार का जो अधिकार क्षेत्र में आता है उसका विस्तार करना मेरा काम नहीं है। ठीक है। आज भी वाग्भट ने मैक्सिमम 94 ही खोजे हैं, 96 तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया। चरक कितने दूरदर्शी थे, ये इस बात को प्रूव करता है कि 94 तक केवल वाग्भट पहुंचे, सुश्रुत तो 76 में ही रह गए, है ना। 94 तक केवल वाग्भट पहुंचे, 96 अभी भी नहीं खोजे गए हैं। तो फिर आगे योग देखते हैं। इस तरह से यहां तक हमें महत्वपूर्ण चीजें थी जो हमें याद होना चाहिए, एटलीस्ट इतना। देन योगों के बारे में बात करें तो यहां पर आता है त्रियुषाधिकृत, हपुषाधिकृत, ये दोनों वातज गुल्म में प्रयोग होते हैं, ऐसा याद रखना। पिप्पल्याधिकृत इंपॉर्टेंट है। पिप्पल्याधिकृत के बारे में लाइन आती है, वात गुल्बम व्यपोहति, ये वात गुल को खत्म करने का काम करता है पिप्पल्याधिकृत। और आगे लिखते हैं योनि शूलम शिरः शूलम और अरसांसी विषम ज्वरः। योनि शूल में, सिरा शूल में और अर्श में, विषम ज्वर में भी ये काम आता है पिप्पल्याधिकृत। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा पिप्पल्याधिकृत के बारे में। हिंगवादी चूर्ण, हिंगवादी चूर्ण आता है या हिंगवादी गुटका का भी वर्णन कहां पर, यही गुल्म में आता है और इसको कहते हैं वातज और कफज गुल्म को नाश करने में इसका काम करते हैं, हिंगवादी चूर्ण या हिंगवादी गुटका का। क्यों ऐसा वातज और कफज में, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हींग होता है, हींग ये उष्णवीर्य होता है, उष्णवीर्य। और वात और कफ दोनों में गुण कौन सा होता है, वो होता है शीत। तो शीत को खत्म करने का काम कौन करेगा, उष्णवीर्य वाला। तो इसलिए पित्तज में तो नहीं दे सकते हैं, इसलिए वात और कफज में देंगे हिंगवादी चूर्ण या हिंगवादी गुटका के बारे में। एक लाइन आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट योग है, लहसुन क्षीर। इतनी बार पूछा गया है कि आपको पूरा भरमार मिलेगी जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे ठीक से। लहसुन क्षीर के बारे में आएगा, लहसुन क्षीर का वर्णन आचार्य चरक ने किस रोग की चिकित्सा में बताया है। लहसुन क्षीर का वर्णन आचार्य चरक ने गुल्म के संदर्भ में बताया है। और लहसुन क्षीर में दरअसल सामान्य नियम इसका जो होता है, लहसुन क्षीर का, है ना, लहसुन क्षीर पाक का जो सामान्य नियम होता है उसमें कहते हैं कि औसत 1 पार्ट होना चाहिए और जो क्षीर है मतलब जो दुग्ध है वो 16 पार्ट होना चाहिए और उसका सीधा डबल होना चाहिए, 32 पार्ट होना चाहिए पानी। तो औसत क्षीर और नीर का जो सामान्य नियम होता है वो होता है 1:16:32। ये सामान्य नियम है लहसुन क्षीर या किसी प्रकार के क्षीर पाक का। लेकिन जो आचार्य चरक ने लहसुन क्षीर बताया है वो अपवाद है, पूरे संसार का इकलौता अपवाद है लहसुन क्षीर के मामले में, क्योंकि इन्होंने कहा कि औसत इसमें 1 पार्ट मिलाइए, क्षीर इसमें 8 पार्ट मिलाइए और नीर अर्थात पानी इसमें 8 पार्ट मिलाइए। तो इसमें आया 1:8:8, जबकि औषध पाक या लहसुन क्षीर का जो सामान्य नियम होता है वो 1:16:32 होता है। इसलिए ये जो है ये अपवाद है, ये बहुत बार पूछा गया है। आपको दोनों चीज याद रखनी है कि इसमें औसत क्षीर और नीर का मात्रा कितना है, तो 1:8:8, इस तरह से आप याद रखना। तो लहसुन क्षीर का वर्णन आचार्य चरक ने गुल्म चिकित्सा में किया है। और एक लहसुनाद्य घृत आता है, लहसुनाद्य घृत, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो बताया गया है उन्माद में। तो दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लहसुन क्षीर और लहसुन घृत। तो आज के बाद ये गलती नहीं होना चाहिए। और इसके बाद का जो सबसे महत्वपूर्ण योग है वो है तैल पंचक। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तैल पंचक कई बार पूछा गया है और हो सकता है कि भविष्य फिर से अभी आ जाए इसी साल, क्योंकि एग्जामिनर इससे ज्यादा दिन दूर रह नहीं पाता तैल पंचक से। ठीक है। तैल पंचक पूछता है कहां है, एक तो ये, दूसरा सबसे ज्यादा प्रश्न बने हैं तैल पंचक के घटक के बारे में। आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से तैल पंचक का घटक कौन सा नहीं है, और इनमें से 5 दे देगा, 5 में से 3 दे देगा, एक अलग रहेगा और आपको उसी में टिक करना होगा। कौन कौन से हैं, तो आप इसको याद करने के लिए एपीजे काजी, एपीजे काजी करके याद रखना, एपीजे काजी। ए से हो जाएगा एरंड, पी से प्रसन्ना, जे से जवाखार, का से कांजी और जी से गोमूत्र। इस तरह से 5 चीजें होती हैं। एपीजे काजी याद रखना, एरंड तेल, प्रसन्ना, जवाखार, कांजी और गोमूत्र। ये लाइन आपको देगा और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से तैल पंचक का घटक कौन नहीं है, ये याद रखना। ऐसे ही एज इट इज मिलेगा आपको, इसमें कोई संदेह नहीं है। देन यहां पर जो गुल्म है, गुल्म और वात रक्त में वस्ती सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है, ये आप याद रखना। कभी भी आए आपको कोई ऐसा
ऑप्शन। तो याद रखना गुल्म में और वात रक्त में दोनों में वस्ती की चिकित्सा श्रेष्ठ मानी गई है, ये लाइन आप याद रखना। फिर और भी योग आते हैं, लिखते हैं पंचमूली कषायण सछारण शिलाजत्तु। पंचमूली के कषाय में क्षार के साथ में शिलाजत्तु का प्रयोग बताया गया है वातज में, बहुत बार आया हुआ है, आपको ये फ्रीक्वेंटली मिलेगा, इसको भी आपको याद रखना है कि पंचमूली कषाय के साथ। आपको प्रश्न कैसे आएगा बता देते हैं। क्वेश्चन आपको देगा कि गुल्म के चिकित्सा में, है ना, गुल्म के चिकित्सा में शिलाजत्तु का किस तरह से प्रयोग बताया गया है, या किसके साथ प्रयोग बताया गया। तो शिलाजत्तु का दो प्रकार से प्रयोग करवाएंगे, एक तो लघु पंचमूल, पंचमूली मतलब लघु पंचमूल का शिलाजत्तु के साथ में, और क्षार के साथ में शिलाजत्तु का प्रयोग करवाना बताया गया है। तो दो चीजें आप याद रखना, पंचमूली कषायण सछारण शिलाजत्तु, ये लाइन हमें मिलेगी कभी भी एग्जाम में। फिर आता है नीलिनीघृत या नीलिन्यादघृत का वर्णन यहां पर आता है। रोहिण्यादघृत जो कि पित्तज गुल्म में बताया गया है, ये भी वर्णन यहीं पर आता है। वासाघृत भी यहां पर आता है, लेकिन आपको याद होगा वासादिघृत जो पढ़ा हम लोगों ने, ये ज्वर में पढ़ा था। तो वासाघृत गुल्म में और वासादिघृत कहां पर था, ज्वर में। दसमूलीघृत कफज गुल्म के बारे में बताया गया है, दसमूलीघृत जो होती है वो कफज गुल्म को ठीक करती है। भल्लातक घृत को हाईलाइट करना, भल्लातक घृत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखते हैं कफ गुल्मम हरम परम। जो भल्लातक होता है, भल्लातक घृत, ये कफ गुल्म को हरने में बहुत श्रेष्ठ होता है। लाइन आपको दे देगा कफ गुल्म हरम परम, ये लाइन किस योग के बारे में बताया गया है, तो ये लाइन आई है भल्लातक घृत के बारे में। क्षीर षट्फल घृत, वैसे पूरी संभावना रहती है कि एग्जामिनर आपको योग के अंदर का कुछ ना पूछे, वो प्रयास यही करता है कि योग दे दे और पूछे कि किस रोग में बताया गया है, ठीक है। बहुत कठिन होगा तभी आगे की लाइन देगा, उसके पहले नहीं देगा। देन यहां पर क्षीर षट्फल घृत आता है, क्षीर षट्फल घृत, इसको भी हाईलाइट करना बहुत महत्वपूर्ण है। लिखते हैं गुल्मम कफात्म काम, कफज गुल्म को खत्म करने में क्षीर षट्फल घृत का काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट योग है। और इसमें लिखते हैं एक प्रस्थ गोदुग्ध एक प्रस्थ गोघृत। क्षीर षट्फल घृत जो होता है उसमें गोदुग्ध और गोघृत दोनों का प्रयोग होता है। कितने कितने मात्रा में होता है आप याद रखना, एक प्रस्थ की मात्रा में गोदुग्ध और एक ही प्रस्थ की मात्रा में गोघृत का प्रयोग बताया गया है। दिन आगे यहां पे बढ़ते हैं, तो इसके बाद आते हैं मिश्रक स्नेह, हाईलाइट करना, मिश्रक स्नेह का वर्णन भी कहां पर आया, गुल्म में आया, बहुत इंपॉर्टेंट योग है। मिश्रक का मतलब होता है दो या दो से अधिक तेलों का मिश्रण कर दें, है ना, चीजों का मिश्रण कर दें। तो मिश्रक स्नेह में लिखते हैं गाय का घृत मिलाइए और रेड़ी का तेल, एरंड का जो तेल होता है वो मिलाइए, और इसको गोदुग्ध में पकाना है। ये कफज गुल्म को ठीक करने में, कफज गुल्म के लिए दिया गया है कि गोघृत और रेड़ी का तेल गोदुग्ध में मिला करके पकाएं, ये कफज गुल्म को ठीक करने में बेहतर होता है। कौन सा, मिश्रक स्नेह, बहुत इंपॉर्टेंट योग है। भल्लातक घृत, क्षीर षट्फल घृत, मिश्रक स्नेह, और अभी जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पंचमूली कषाय के साथ शिलाजत्तु, और जो हम लोगों ने पढ़ा था तैल पंचक, हमने पढ़ा था लहसुन क्षीर। ये 2 3 4 5 योग है यहाँ के, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, यही पूछे जाएंगे आपसे। दिन हरितकी योग, हरितकी योग आता है यहाँ पे, दंती हरितकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन है। दंती हरितकी आपसे पूछेगा कहां पर वर्णन आया है, तो दंती हरितकी का वर्णन आता है गुल्म में। आपको जब गोविंद पारिक 80 पेज पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी ये लाइन आई थी, है ना, वहां पर भी दंतियों का, हरितकी का अलग अलग प्रकार बताया गया था, कौन कौन सी हरितकी कहां कहां पर प्रयोग हुई थी, कैसे हमने याद किया था, फिर से दोबारा बताएंगे, लेकिन इस बार आपको याद हो जाना चाहिए सब कुछ। दंती हरितकी गुल्म में आता है, इसमें 25 हरितकी का प्रयोग होता है। दंती हरितकी में जो बनाने में हरितकी का प्रयोग होता है, 25 हरितकी का प्रयोग होता है, और इसका सेवन एक पल की मात्रा में सेवन किया जाता है। उसके साथ में एक अभिया उठा करके खा लीजिए, मतलब अभिया 25 अभिया पड़ी है, उसमें पूरा दंती हरितकी पूरा बन गया है अवले टाइप में, उसमें से आपको एक पल की मात्रा में अवले लेना है और एक अभिया साथ में खाना है, ये हो जाएगी दंती हरितकी योग। इसमें खाने में लिखते हैं दोषम प्रस्थम अनामयम, दोषम कह रहे दंती हरितकी के प्रयोग के बाद एक प्रस्थ की मात्रा में, एक प्रस्थ की मात्रा में दोषों का निष्कासन होता है, एक प्रस्थ की मात्रा में दोषों का निष्कासन होगा। और इसका जो अनुपान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मांस रसोदन, मांस रस के साथ में भात इत्यादि का जो प्रयोग है वो इसका अनुपान बताया गया है, किसका, दंती हरितकी का। तो दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि दंती हरितकी के बाद दोषों, कितने दोषों को, कितनी मात्रा में दोषों का निकलने के बारे में बताया गया है, तो दोषम प्रस्थम अनामयम, एक प्रस्थ की मात्रा में दोषों को निकलना बताया गया है, नंबर 1। दूसरा,
पूछ सकता है कि दंती हरितकी का अनुपान क्या है, तो मांस रसोदन इसका अनुपान होता है। नंबर 2। तीसरा पूछ सकता है कि दंती हरितकी में कितनी हरितकी का प्रयोग किया गया है, तो 25 हरितकी का प्रयोग किया गया है। कितनी मात्रा में लेना है, तो हमें याद रखना है 1 पल की मात्रा में 1 अभिया के साथ में। ये इसका दंती हरितकी के बारे में रहा। देन इसके बाद आता है कंस हरितकी। आपको हमने बताया था कि कंस हरितकी जब भी आए तो आप दोनों को साथ में लेकर के याद करना, और एक ट्रिक बनी थी, क्या बनी थी, कंसोथ। याद हो आ रहा होगा आपको, क्योंकि 80 पेज में बहुत अच्छे से बताया था इसको हमने आपको। तो कंस हरितकी जो है वो सोथ में प्रयोग होती है। इसमें 1 हरितकी प्लस 1 सुक्ति अवलेह की मात्रा में खाना है। मतलब 1 हरितकी लीजिए और 1 सुक्ति अवलेह आप ले लीजिए। कंस हरितकी का जो डोज होता है वो ये होता है। एक बात याद रखनी है कि जो कंस हरितकी आचार्य चरक ने बताया है, सेम हरितकी आचार्य चक्रपाणी जो है उन्होंने दसमूल हरितकी के नाम से बताया है। सेम चीज है, सारा कंटेंट सेम है, मात्रा सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन आचार्य चक्रपाणी ने कंस हरितकी को दसमूल हरितकी बता दिया और इसको बोला कि ये वात रोग में काम आएगी। तो ये याद रखना, दसमूल हरितकी जो कि कंस हरितकी का ही एक दूसरा रूपांतरण रूप है, उसको आचार्य चक्रपाणी ने वात रोगों में बताया है। तो याद रखना, कंस हरितकी या दसमूल हरितकी दोनों सेम ही है, ठीक है। और आगे आता है अगस्त हरितकी। हमने आपको बताया था कि अगस्त का महीना जो होता है, अगस्त के महीने में क्या होता है, कास ज्यादा होती है। अगस्त के महीने में लोगों को खांसी ज्यादा आती है, इस वजह से अगस्त हरितकी का प्रयोग कब करेंगे, कास में करेंगे। 2 हरितकी इसमें जो प्रयोग करना है, 2 हरितकी एक साथ लेना है, और उसमें 2 हरितकी के साथ में जितना अवलेह आ जाए वो उसकी मात्रा होती है। आपको 2 हरितकी निकालनी है डिब्बे से, और उस 2 हरितकी के साथ में जितना अवलेह आ जाए वो उसकी मात्रा हो जाएगी, इसकी अगस्त हरितकी, जो कि कास में दी जाती है। देन आता है गोमूत्र हरितकी। गोमूत्र हरितकी श्वेथु में दी जाती है। सोथ में बताया गया है गोमूत्र हरितकी के बारे में, लेकिन गोमूत्र हरितकी योग जो है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको। एक तो गोमूत्र हरितकी केवल है, और एक को कहते हैं गोमूत्र हरितकी योग के नाम से बताया गया है, जो कि पांडु में आती है, ठीक है। तो गोमूत्र हरितकी के बारे में बात कोई करेगा तो हमें बताना होगा सोथ में दिया जाता है। वैसे भी गोमूत्र का योग सोथ में किया जाता है, ठीक है। किसी को जब इडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें हम लोग गोमूत्र का योग उपयोग करते हैं। और आगे आता है गोमूत्र हरितकी योग, पांडु में बताया गया है। देन गुड़ हरितकी इंपॉर्टेंट है। गुड़ हरितकी चरक ने अर्श में बताया है, और सुश्रुत ने किसमें, वात रक्त अर्श उदर रोग सोथ में बताया है। चरक ने भी ऐसा नहीं है प्लीहा में इसका वर्णन किया है, सोथ में वर्णन किया है, अर्श के अलावा भी। तो आप याद रखना, गुड़ हरितकी का प्रयोग अर्श में बताया गया है, और इसको आप पास करके भी याद रख सकते हैं ना, प्लीहा, श्वेतु और अर्श। तो इस तरह से अभी तक जितने भी हमारे गुल्म चिकित्सा थी, गुल्म चिकित्सा के योग हम लोगों ने सब कुछ देखे। अब एक लास्ट में इनके सभी योगों को समराइज करने के लिए हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इसमें योग ज्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा ये इसमें 2 लाइनें ना होकर के 4 लाइनें होंगी। कौन कौन सी हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले आता है यहां पे, त्रयूषण में हिंगू सोचा। त्रयूषण, त्रयूषण में हिंगू, त्रयूषण में हिंगू सोचा, हापुस नगर के भाई, हापुस नगर के भाई। एक लाइन बनी, त्रयूषण में हिंगू सोचा, हापुस नगर के भाई, और नीली नीली आग देखकर, नीली नीली, नीली नीली आग देखकर, आग देखकर लहसुन तेल चिल्लाए, लहसुन तेल चिल्लाए। ये 2 लाइनें बनी। ये 2 लाइनों में मोस्टली योग इसमें कंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा चूंकि और भी योग है तो हम लोग 2 लाइनें और लिखेंगे। इसमें हमने देखा कि त्रयूषण में हिंगू सोचा, त्रयूषण में हिंगू सोचा, हापुस नगर के भाई, और नीली नीली आग देखकर लहसुन तेल चिल्लाए। अब लहसुन तेल चिल्ला क्यों रहा है, आगे की लाइन है, रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी बोली, छीर लो, छीर लो छैपल, छीर लो छैपल, और लो मिश्रित स्नेह, और लो
मिश्रित स्नेह, और दूसरी लाइन आती है भल्ला तक के दसों मूल से, भल्ला तक के दसों मूल से, दसों मूल से दंती हरि कर देह। ये चार लाइनें हमें याद रखनी है। कौन कौन से हमने पढ़ा? तो सीरीज से पढ़ते हैं। लाइन आती है त्रयोषण में हिंगू सोचा हापुस नगर के भाई, नीली नीली आग देखकर लहसुन तेल चिल्लाए, और रोहिणी बोली छीर लो छेपल और लो मिश्रित स्नेह, भल्ला तक के दसों मूल से दंती हरी कर देह। इस तरह से चार लाइनें पढ़ेंगे और इन चारों लाइनों में हमारे जो योग हैं इस गुल्म अध्याय के वो सारे कंक्लूड हो जाएंगे। सबसे पहले आता है त्रयोषण। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था त्रयोषणादि घृत के बारे में। त्रयोषणादि घृत, हिंगू से हम लोगों ने भी दो प्रकार के पढ़ा। हिंगू, हिंगू सोचा से मतलब हो जाएगा, हिंगू सोचा से दो प्रकार के योग। एक हमने पढ़ा था हिंगू, हिंगू सौवर्चलादि, हिंगू सौवर्चलादि घृत, और एक हिंगू से और था हिंगवादी चूर्ण या गुटिका, है ना, हिंगवादी चूर्ण या फिर इसी को गुटिका के तौर पर हमने देखा था। अब हापुस से क्या हो जाएगा? हापुस नगर, हापुस से हो जाएगा हापुस साध्य घृत। अभी हमने जस्ट पढ़ा था हापुस साध्य घृत। नगर से क्या हो जाएगा? तो नगर से हो जाएगा नागरादि योग। ये भी यहीं पर गुल में ही आता है। तो हमने पढ़ा पहली लाइन डिकोड की, त्रयोषण में हिंगू सोचा हापुस नगर के भाई, त्रयोषण से त्रिशुणादि घृत, हिंगू से हो जाएगा हिंगू सौवर्चलादि घृत और हिंगवादी चूड़ या गुटिका। हापुस से हो जाएगा हापुस आदि घृत, नगर से हो जाएगा नागरादि योग। तो हमने पहली लाइन पढ़ी, त्रयोषण में हिंगू सोचा हापुस नगर के भाई, और नीली नीली आग देखकर लहसुन तेल चिल्लाए। तो नीली नीली से क्या हो जाएगा? नीली नीली से हमने दो योग पढ़े। एक हमने पढ़ा नीलिनी योग, जिसको नीलिनी घृत कहा, नीलिनी घृत पहले नंबर पर। दूसरा नीली से हो जाएगा नीलिन याद घृत। एक नीलिनी घृत और दूसरा पढ़ा नीलिन याद्य घृत। आग देखकर, नीली नीली आग देखकर लहसुन और तेल, दो चीजें चिल्ला रही है। नीली नीली आग देखी और नीली नीली आग देखकर लहसुन तेल चिल्ला। लहसुन से हो जाएगा यहां पे लहसुन क्षीर, लहसुन क्षीर यहां पर हो जाएगा। और तैल से हो जाएगा तैल पंचक। तो दो लाइनें डिकोड हुई। कौन कौन सी? त्रयोषण में हिंगू सोचा हापुस नगर के भाई, नीली नीली आग देखकर लहसुन तेल चिल्लाए, और आगे की लाइन आती है रोहिणी बोली क्षीर लो छेपल और लो मिश्रित स्नेह। तो रोहिणी से यहां पर हो जाएगा रोहिण्यादि घृत। अभी हम लोगों ने देखा इसको थोड़ी देर पहले ही, रोहिण्याद्य घृत। और रोहिणी बोली क्षीर लो छेपल, क्षीर लो छेपल का क्या मतलब हो गया? क्षीर सटपल घृत। अभी हमने जस्ट पढ़ा क्षीर सटपल घृत। तो रोहिणी बोली क्षीर लो छेपल, क्षीर सटपल घृत हो गया। और लो मिश्रित स्नेह, मिश्रक स्नेह अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, मिश्रक स्नेह के बारे में, है ना। मिश्रित स्नेह से क्या हो जाएगा? मिश्रक स्नेह का वर्णन कहां पर? गुल्म में। तो मिश्रक स्नेह हो जाएगा कहां पे? गुल्म में। और आगे आता है भल्ला तक के दसों मूल से दंती हरी कर दे। तो अभी भल्ला तक से हो जाएगा भल्ला तक घृत, जिसको हमने हाईलाइट करवाया था, भल्ला तक घृत। और दसों मूल से क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 10 मूली, है ना, 10 मूली घृत जो है, 10 मूली घृत। और दंती हरी कर दे से हो जाएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दंती हरित की। तो इस तरह से चार लाइनें हम लोगों ने देखा है, ठीक है। एक्चुअली में जब इन योगों के बारे में ट्रिक बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य ये था, ये एक हमारे हिंदी साहित्य के गद्य में, है ना, हिंदी साहित्य के पद्य में बनाया गया है। और ये गाने वाला होता है ना, आप चाहे तो इसको गा करके भी याद कर सकते हैं। ये सारी जितने भी योग हम लोग लिख रहे हैं ना, उनको उनका एक पैटर्न है। आप लोगों ने एक वो सुना होगा, बहुत ज्यादा प्रचलित होता है, होली के समय गाया जाता है, फाग कहते हैं, जोगीरा सरा रारा वाला। तो ये जितनी लाइनें बनी हैं,
ये उसी तर्ज पर बनी है और आप चाहे तो इसको गा करके भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप जब भी बैठे गा गा करके पढ़ें, और वो इस तरह से आप चाहें तो हम उसको बता सकते हैं कि ऐसे आपको पढ़ सकते हैं इसको। जैसे हम इसको अगर पढ़ें गा करके तो इस तरह से पढ़ सकते हैं कि त्रयोषण में हिंगो सोचा हापुस नगर के भाई, त्रयोषण में हिंगो सोचा हापुस नगर के भाई, नीली नीली आग देख कर लहसुन तेल चिल्लाए जुगीरा सरा रा रा रा। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। आगे लाइन है, रोहिणी बोली छीर लो छह पल और लो मिश्रित स्नेह, रोहिणी बोली छीर लो छह पल और लो मिश्रित स्नेह, भल्ला तक के दसों मूल से दंती हरी कर देह जुगीरा सरा रा रा रा। ये जितनी भी लाइनें हैं, चाहे हम लोगों ने रक्त पित्त का पढ़ा हो, चाहे ज्वर का पढ़ा हो, ये सब लाइन इसी जोगिरा सरा रा रा वाली ही है। तो आप चाहें तो जब भी कभी बैठे फ्री होकर के आप ऐसे ही गाना शुरू कर दीजिए, एक वक्त आएगा आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये बताने का केवल उद्देश्य ये था कि आप इसको याद करें, ऐसे ही याद करिए गा गा करके, आपको आसानी से याद हो जाएगा।